अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। गज़ा पीस बोर्ड इजलास वो पहला मौका होगा जब पाकिस्तान और इसराइल एक टेबल पर बैठेंगे। अगर इस दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गज़ा के कसाई नेतन्याहू से सामना हुआ तो वो हैंडशेक करेंगे या फ़लस्तीनियों के दुख याद करके नफरत से मुंह फेर लेंगे। ये पाकिस्तानियों का वो ज़ेरे लब सवाल है जो आम बैठकों और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पैरायों में पूछा जा रहा है। कुछ अफवाहों का दबाव, कुछ नए खदशात के वहमात और कुछ नए इम्कानात की उम्मीदें। आम पाकिस्तानी पूछ रहा है कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? क्या पाक अफवाज हमास को गैर मुसल्ला करने गजा के कब्रिस्तान में उतरेंगी? क्या गजा बहाली के लिए अमन बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत का फैसला दुरुस्त है? क्या गजा कॉरपोरेट इंपीरियलिज्म के एजेंडे का पहला निशाना बनेगा और फलस्तीनियों को गजा से बेदखल करके सोमाली लैंड में बसा दिया जाएगा? सवालात जितने उलझे हुए और मुश्किल हैं, जवाबात उससे भी ज़्यादा गंभीर हैं। कोई शक नहीं कि मलबे का ढेर बने गजा में चमकती जगमगाती हाई राइज बिल्डिंग्स का जंगल, बुहैरा रूम के साहिल पर नई पोर्ट, नया एयरपोर्ट, 70,000 नई कब्रों वाले गजा बैनुल-अक़वामी मेयार की तफरीह गाहों पर मुश्तमिल गजा बहाली के मंसूबा रियल इस्टेट डीलर का ख्वाब और कारोबारी साम्राज्य का एजेंडा है। लेकिन बड़ी हकीकत ये है कि अमरीका दुनिया को इस वक्त कानून से नहीं, ताकत के जोर पर कंट्रोल कर रहा है। ईरान की समत बढ़ते अमरीकी बहरी बेड़े, इसराइल की तेहरान को नेस्तो नाबूद करने की उमड़ती ख्वाहिश, ट्रंप की यूरोप से हर रोज होने वाली एक नई लफ्जी जंग, ग्रीनलैंड पर जारहाना कब्जे के बयानबाजी, वेनेजुएला के सदर का सदारती महल से अगवा और नाइजीरिया पर हमला, ताकत के नए कानून के नफाज की ताज़ा मिसालें हैं। नाज़रीन, बड़ी ताकतों के मफादात उन्हें अमरीकी अज़ाइम पर खामोश रहने की तलकीन करें तो मिडल पावर्स और छोटे मुल्कों के लिए सिर्फ बकाए बाहमी का रास्ता बचता है, जहां जा बजा समझौतों के स्पीड ब्रेकर्स हायल होते हैं और यही समझौते सॉफ्ट मुज़ाहमत की नई सूरत करार पाते हैं। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम मुल्कों की गजा बहाली के लिए ट्रंप के पीस बोर्ड में शमूलियत किसी की नज़र में कितनी ही काबिल एतराज़ क्यों ना हो, हम इसे मिडल पावर्स की हकीकत पसंदाना सिफारतकारी कहेंगे, इसे अंधी ताकत के खिलाफ सॉफ्ट रेजिस्टेंस कहेंगे। कोई इसे मजबूरी की सिफारतकारी कहे, लेकिन हम इसे गजा में सवा 2 सालों से जारी तबाही को रोकने के लिए डैमेज कंट्रोल स्ट्रेटजी कहेंगे। गजा बहाली मंसूबा और पीस बोर्ड से जुड़े हकाइक जानने के लिए तफसील से बात करूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर डॉक्टर शाज़िया अनवर शीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का डॉक्टर शाज़िया। एक आम तासुर ये उभर कर सामने आ रहा है कि पीस बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत, इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत और इसराइल को तस्लीम करने की जानिब एक कदम है। आपके ख्याल में क्या ऐसा ही है? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह जो आपने अपने प्रीएम्बल में बताया है वो है इंफॉर्मेशन फ्लो का ना होना और फिर रूमर्स का बाजार गर्म होना। तो जो पीस बोर्ड है उसका इब्राहिम अकॉर्ड से कोई लेना देना ही नहीं है। जो ट्रंप का पीस बोर्ड है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उसको बना रहे हैं, उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं और फ्यूचर में शायद नर्चर भी करें और देखें कि वो किस तरफ जाता है। तो अगर आप उसकी सिर्फ वेबसाइट को ही देख लें तो वहाँ पे आपको इब्राहिम अकॉर्ड टाइप की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। वो आपको ज़्यादा लुक एक एनजीओ की देता है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीस टाइप की कोई चीज़ है, लेकिन उन्होंने उसको किया बहुत ग्रैंडियर तरीके से है। उसका जो लोगो है वो भी यूनाइटेड नेशन से मिलता-जुलता है, ऑल्दो के गोल्डन कलर्स में है, येलो और गोल्डन में। और उसमें ये है कि जी ये एक ऐसा इदारा खड़ा किया जा रहा है जो पीस बोर्ड है, जो कि दुनिया के अंदर अमन कायम करेगा और अमन जो है जहाँ-जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ करेगा। तो एक तो पहले तो ये सारी की सारी डिबेट जो है वहीं पे नलिफ़ाई हो जाती है कि किसको इस बोर्ड का मेंबर होना चाहिए, किसको इस बोर्ड का मेंबर नहीं होना चाहिए। देखिए, इस वक़्त हमारे बहुत अच्छे अमेरिका के साथ ट्रांज़ैक्शनल रिलेशन है। ट्रंप जो हैं वो हमारी जो है वो बड़ी तारीफ़ करते हैं, हमारे से बड़े अच्छे मरासिम में हैं और अगर वो एक इनिशिएटिव ले रहे हैं जो कि उनका पर्सनल इनिशिएटिव है, हो सकता है उनका ख्वाब भी हो और वो कह रहे हैं जी कि एक ऐसी इदारा जो है वो मैं तश्कील दे रहा हूँ और उसकी मेंबरशिप जो है उसके लिए इनवाइटीज़ ओनली हैं, तो मैं कुछ मुल्कों को इनवाइट करना चाहता हूँ। तो इसमें जाने या ना जाने की डिबेट का कोई मुझे पर्पज़ ही नज़र नहीं आता कि एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो अभी जिसकी सिर्फ़ बुनियाद ही रखी गई है, शायद पहली ईंट भी नहीं रखी गई और उसकी पहली सेरेमनी हमें डेवोस में नज़र आती है। अभी उसकी वेबसाइट आपको कुछ दिन पहले जो है वो बनी हुई दिखाई देती है। उसकी मेंबरशिप से हमें क्या प्रॉब्लम है? अब मसला उसके बाद आगे का ये है जहाँ पे ज़्यादा जो है हमारी रिज़र्वेशन हो सकती हैं, वो ये कि उस
पीस जो बोर्ड पीस है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा है कि जी इस वक्त गजा के अंदर जो है वो पीस, उसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं, कहाँ कहाँ पे पीस की जरूरत है। अच्छा। आपको ये तो समझ आ गया कि वो एक इन टोटो एक पीस फैलाने का इदारा बनाया जा रहा है। तो उसमें गजा का अंदर जो पीस का प्लान है उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान शामिल है या नहीं है, तो हमारे पास तो ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि अभी वो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के बाद गजा पीस प्लान का भी हिस्सा बन गया। हम गजा के उस पीस प्लान का हिस्सा जरूर हैं जो 20 पॉइंट एजेंडा पे था, जो कि फेजेस पे गजा के अंदर जिसने पीस लेके आना है, जिसका फेज 1 जो है वो उसने जेनोसाइड को थोड़ा स्लो मोशन पे कर दिया। अभी भी वहां जारी है, अभी भी लोग जो है वो सर्दी से ठठर कर हाइपोथर्मिया से मर रहे हैं, अभी भी वहां कहत है, भूख है, पॉइंट ब्लैंक असैसिनेशन है, बम्बार्डमेंट है, एक एक्सट्रीम वेदर के अंदर वहां पे जेनोसाइड अभी भी जारी है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि जी बिसाइड द ट्रंप पीस बोर्ड जो गजा पीस प्लान है उसका फेज 1 हो गया है और अब उसका फेज 2 जो है उस पर अमल करना है। तो फेज 2 जब डिस्कस होगा तो देखा जाएगा उस फेज 2 में क्या डिस्कस होना है। वो एक हमारा यहाँ पे अब देखें इसमें एम्बिग्विटी और ज्यादातर प्रॉब्लम इसलिए है कि हम 2-3 चीजों को मिक्स कर रहे हैं। हम गजा का इशू जो है वो डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं पीस बोर्ड के साथ और पाकिस्तान में उसकी मेंबरशिप और शमूलियत के साथ। जी तो जी। जहां तक गजा आइसोलेशन में उसका ताल्लुक है तो पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है कि, और वो पोजीशन ये है कि हमने फलस्तीन की रियासत के अमल के बगैर किसी भी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बनना है और हम फोर्सफुली जो है वो हमास को डिसआर्म नहीं करेंगे। अच्छा, इन दो बातों के बाद जो है ये अगर हमास को डिसआर्म करने के हवाले से भी मैं आपसे चाह रही हूँ, लेकिन इससे पहले एक सवाल जो मेरे भी जहन में है और बहुत से लोगों से भी मैंने सवाल सुना है कि क्या ये पीस बोर्ड जो है ये यूनाइटेड नेशन की जगह पर लाया जा रहा है, क्योंकि हमने यूनाइटेड नेशन का किरदार पिछले कुछ अरसे में बहुत गैर फाल देखा है, तो क्या ये पीस बोर्ड हम ये कह सकते हैं उसके ऑल्टरनेट के तौर पर आ रहा है? देखिए इसमें फीलिंग तो ये है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन 100% ठीक है, इसके अंदर फीलिंग है, इसके लोगों से लेकर इसके इर्द गिर्द जो रेटोरिक है वो तक, और ट्रंप की जो अपना उनका नैरेटिव है कि यूनाइटेड नेशन एक डिफंक्ट इदारा है और इसने कोई काम नहीं किया है। हालांकि ये कहना तो हमारा बनता है जो अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड रह रहे हैं, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन की रेलेवेंस जो है वो देखी हुई है कि ये किस तरह से रूल बेस्ड ऑर्डर पे चलने वाला इदारा है। तो हम अगर गिला करें तो हमारा बनता भी है। मुझे नहीं समझ आता ये सफेद फार्म यूरोपी जो है वो इतना फायदा उठाने के बाद, यूनाइटेड नेशन जैसे इदारे को घर की बांदी की तरह इस्तेमाल करने के बाद, हजारहा दफा उसमें P5 और वीटो का हक इस्तेमाल करने के बाद आज इससे नाला क्यों है। तो इस पे भी मैं बात कर सकती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा टच कर लेंगे। लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक यूनाइटेड नेशन के अपोजिट एक पैरेलल उसको शुरू करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए यूनाइटेड नेशन चाहे कितना ही डिसफंक्शनल इदारा हो, वो एक एस्टेब्लिश्ड इदारा है जिसके अंदर पूरी दुनिया जो है उसकी शमूलियत है। उसकी जगह लेना एक इंडिविजुअल की, हमने ये देखा कि टोनी ब्लेयर ने अपना टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट बनाया, क्लिंटन फाउंडेशन हमने देखा। तो ये है इन लोगों में, जब ये रिटायरमेंट के करीब जाते हैं तो लाइफ टाइम चेयरमैनशिप के लिए कोई ना कोई ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इदारा, थिंक टैंक बना लेते हैं। उस हद तक तो पीस बोर्ड को अगर ख्वाब देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ट्रंप चूंकि हमेशा ही बहुत ग्रैंडियोस की तरफ जाते हैं तो वो अब इकट्ठा यूनाइटेड नेशन को ही रिप्लेस करने का नैरेटिव जो है वो मार्केट में लेके आ गए हैं। रिप्लेस करने से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना करने से भी नहीं है, ये भी उनका अपना इंटरनल प्रॉब्लम है किसने कहाँ रिप्लेस करना है। लेकिन इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि वो जो यूनिपोलैरिटी है ना, जो कि बहुत अजीज है वेस्ट के जो ग्लोबलिस्ट हैं, न्यू कंजर्वेटिव हैं, न्यो कॉलोनाइजर है, इन सब की जो इंपीरियलिस्टिक इंप्यूनिटी इनको मिलती है, इनको ये मल्टीपोलैरिटी का मोमेंट बहुत अजीज है। और ट्रंप को इन यूरोपियन से कोई समझे या ना समझे बहुत नफरत है, क्योंकि इनको ट्रंप से बहुत नफरत है। रशिया गेट के होक्स से लेकर ट्रंप की दूसरी दफा की जो है वो सदारती मुहिम तक इन लोगों ने अपनी जो स्टेट एजेंसीज तक भेजी हैं मेडलिंग करने के लिए और कोवर्जन के लिए, कहीं ट्रंप ना आए। तो ट्रंप को एक जाती मखासमत तो इनसे है, तो इनको चिढ़ाने के लिए भी ट्रंप जो है वो इनकी रेलेवेंस को कम करना चाहते हैं और मिडल पावर्स को इंक्लूड करके उन्होंने, जिसमें आज़रबाईजान ने कहा हाँ ठीक है हम भी आ रहे हैं, तुर्की ने कहा हम भी आ जाते हैं, इवन पुतिन जो हैं उन्होंने कहा कि मैं भी आने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेरे फ्रोजन एसेट्स अमेरिका में हैं 1 बिलियन उनमें से ले लो, और 1 बिलियन की बात कर रहे हो, मुस्तकिल मेंबर बना दें। श्योर है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि
बिल्कुल, और पाकिस्तान ने कोई बिलियन विलियन नहीं दिए हैं। यहाँ पे शाजिद साहिबा, ये तो पाकिस्तान के रोल को किस तरह आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान गजा में अपनी फौजें भेजने से साफ मना कर चुका है, लेकिन गजा मंसूबे में हमास को डिसआर्म करने के हवाले से ये पॉइंट भी बदस्तूर मौजूद है। क्या मुस्लिम ममालिक इसराइली फौजी इनखला से पहले हमास को डिसआर्म करने के हवाले से एग्री करेंगे? मतलब पाकिस्तान भी इसमें शामिल होगा कि हमास को डिसआर्म किया जाए, या फिर ये ममालिक मिलकर कोई दरमियानी रास्ता भी निकाल सकते हैं? देखिए, इनमें ममालिक वो सारे शामिल हैं, जैसे तुर्की है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे सऊदी अरेबिया है, तो आज़रबाईजान है, इंडोनेशिया है। इन सारे ममालिक की कोई मोहब्बत इसराइल से नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये सारे ममालिक जो हैं, वो जो पॉलिटिक रियाल होती है, उस पे भी बिलीव करते हैं। तभी तो रियासतें चलती हैं, रियासतें इमोशंस पे तो नहीं चलती। उनको पता है कि अमेरिका जो है वो कंप्लेसेंट है इस जेनोसाइड में। इसराइल का एक जो है वो नो लिमिट पार्टनर है। इसराइल जो है उसकी कोअर्जन की पावर है, और इवन गल्फ के अंदर जो है इसराइल के पार्टनर्स हैं, एडर और अबेडर हैं। तो ये सारे रियलिस्ट उस पे चलने वाले हैं। तो इनको ये पता है कि हमने इन 2 सालों में ये बाहर से खड़े होकर तो देख लिया। अब अगर हम अंदर जाते हैं तो पाकिस्तान ने स्टेटेडली वही कह दिया है कि हमास जो है वो अगर वॉलंटरली डिसआर्म होगा तो फॉर द टाइम बीइंग एक और बात है, और दूसरा, हम अपने सोल्जर नहीं भेजेंगे जब तक कि हमारे पास यूनाइटेड नेशन का मैंडेट नहीं होगा। देखिए, सोल्जर का कोई अपना दोस्त और दुश्मन नहीं होता, उसको आपने बताना होता है फ्रेंड और फो का, और उसको एक मैंडेट देना होता है, टाइम फ्रेम देना होता है, एक्शन देना होता है, फ्रेम ऑफ वर्क और फ्रेम ऑफ रेफरेंस देना होता है। जो ट्रेंड मिलिट्रीज होती हैं, जो स्टेट की मिलिट्रीज होती हैं, वो कोई नॉन स्टेट एक्टर्स तो नहीं होते, मुंह उठा के बंदूक उठाई और कहीं भी बिल्कुल। चले गए। तो पाकिस्तान ने कहा है कि जब तक आप हमारे अगर फौजी हैं तो उनको आप प्रॉपर मैंडेट नहीं देंगे, वो भी यूनाइटेड नेशन और हेग कन्वेंशंस की अम्ब्रेला के अंडर, तो फौजी तो हम नहीं भेजेंगे। जहां तक उसकी रिकंस्ट्रक्शन का ताल्लुक है, तो जी हमारे पास पैसे नहीं है, वो अमीर मुल्कों से आप जरूर ले लें। जहां उसकी रिकंस्ट्रक्शन में हमारी मदद की जरूरत है, तो हम वहां पे मौजूद हैं। जहां उसके अंदर पॉलिटिकल बॉडी और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाने की बात है, तो हम उसमें मौजूद हैं, कंडीशन के साथ कि वहां पे फलस्तीनियों की नुमाइंदगी होगी। तो फलस्तीन वहां पे फलस्तीनियों के बगैर तो नहीं बन सकता है। तो इसमें देखिए, हम आपको ये सुन के भी एहसास हो रहा होगा कि प्रैक्टिकली हम भी टामक टोइयां ही मार रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बांग्लादेश में इंतखाबी दंगल सज चुका है, लेकिन इससे पहले एक दंगल क्रिकेट के बैनुल-अक़वामी फोरम पर भी सजा, जिसका फातेह बिलाशुबा बांग्लादेश रहा, जिसने खेल को सियासत से आलूदा करने की मज़मूम भारतीय साजिश को अपने कौमी तशख़्ख़ुस पर डट कर खड़े होने से नाकाम बनाया और साबित किया कि क्रिकेट बतौर खेल बांग्लादेशी कौम की मोहब्बत ज़रूर है, लेकिन बांग्लादेशी अवाम के कौमी इफ्तिखार और कौमी इज्जत से बढ़कर नहीं है। वर्ल्ड कप T20 के वेन्यू की तब्दीली के मुतालबे में सबसे अहम पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत थी, जो बांग्लादेश को हासिल रही। पाकिस्तान का वोट वो वाहिद वोट था जो बांग्लादेश के हक में पड़ा। बहरहाल यहीं से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बांग्लादेश के इलेक्शन की, जहां इंटरनेशनल पोल्स के मुताबिक जमात इस्लामी और BNP की हिमायत तकरीबन यकसा है और दोनों के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान देखा जा रहा है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आलमी उमूर के माहिर मोहम्मद मेहदी साहब। मेहदी साहब, बांग्लादेश में इंतखाबी मुहिम जारी है, अवामी लीग कौमी जराइम पर इलेक्शन से बाहर है। क्या जमात के इलेक्शन रन से बाहर होने पर वोटिंग की शरह मुतासिर नहीं होगी, या बंगला अवाम का नज़रिया सियासत 180 डिग्री पर चेंज हो चुका है और नए बांग्लादेश में अवामी लीग की अब जगह नहीं बची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कहना कि बिल्कुल ही हर आदमी जो है वो अवामी लीग से दूर चला गया तो शायद ये तो दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर देखने में आया है कि अवामी लीग की इतने जो सालों की हुकूमत थी, उस हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया और आम आदमी जो है वो खुश नहीं था और उसके हालात जो से वो बद से बदतर होते जा रहे थे। इसीलिए वहाँ पर जो एक सूरत हाल बदली और वहाँ जो कोटा सिस्टम था वो अवामी लीग ने उसके जोर पर अपनी हुकूमत कायम की हुई थी, तो लोग कोटा सिस्टम के भी खिलाफ आ गए। इसलिए मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के अंदर वोट तो पड़ेंगे और अच्छी खासी तादाद में लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो हैं दोनों अलायंसेस जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं और लोग उनके जलसों में, उनके जुलूसों में, उनकी कैंपेन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो वोटिंग रेशो तो अच्छी खासी होगी, लेकिन हाँ, ये नहीं कहा जा सकता कि अवामी लीग जो है उसका कोई रहा ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं होगी।
अच्छा, इस पे हम ये कह सकते हैं कि अवामी लीग जमात इस्लामी को काउंटर करने के लिए जो जमात है उसको अवामी लीग के जो लोग हैं वो वोट करें ताकि जमात इस्लामी इक़्तिदार में ना आ सके। देखिए, बात असल में ये है कि जमात इस्लामी जो है वो कभी भी इक़्तिदार के अंदर वहां नहीं आई। वहां पर जो पार्टी इक़्तिदार के अंदर आई है वो बीएनपी है, और बीएनपी जो है वो इलेक्शन लड़ रही है और बांग्लादेश की मजबूत तरीन पॉलिटिकल पार्टी है और उसने एक अलायंस भी बना लिया है और ऑपोजिशन में भी मेन मरकजी ऑपोजिशन में वो थी। हाँ, जमात इस्लामी को सिर्फ ये जरूर सूरत हाल है कि जमात इस्लामी ने इन पिछले सालों के अंदर जो हसीना साहिबा की हुकूमत थी उसके अंदर बहुत ज्यादा सफर किया है, बहुत सारी मुश्किलात को किया है, उनके लोग फांसी चढ़े हैं, उन्होंने कैदे काटी हैं, तो ये जरूर मामलात है। लेकिन आप समझते हैं कि बड़े सगीर के अंदर जो है ना वो किसी मजहबी बुनियाद के ऊपर टोटली वोट देना जो होता है वो इतना आसान नहीं होता है। तो जमात इस्लामी ने ठीक है इस दफा बहुत बड़ी तादाद खड़ी करी है, लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान बनने से पहले जो तमाम लोग मुस्लिम लीग का हिस्सा होते थे उन्होंने ही बुनियादी तौर पे बीएनपी बनाई, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और वो बहुत बड़ी तादाद बीएनपी में चली गई। और जो बीएनपी है ना वो बिल्कुल आप उसे उसी तरह ही समझे जैसे यहाँ मुस्लिम लीग है। तो इसलिए जो है ये कहना कि जमात इस्लामी एक मुकाबले के अंदर है, लेकिन ये कह देना कि जमात इस्लामी जीत जाएगी ये जरा कबल वक्त होगा। अच्छा, तो मेहदी साहब, बेगम खालिदा जिया की वफात के बाद बीएनपी अब जबकि खालिद रहमान की क़यादत में इलेक्शन की दौड़ में शामिल है, कितना इम्कान है कि खालिद रहमान इलेक्शन मुहिम के दौरान बेगम खालिदा जिया जैसी भरपूर जुरतमंदाना और बहादुर शख्सियत की कमी को पूरा कर सकेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि वो पिछले 17 साल से अपने मुल्क से बाहर थे, जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे, डायरेक्टली लोगों के साथ वो इन कांटेक्ट नहीं थे। लेकिन बहरहाल वो बांग्लादेश से बाहर रहते हुए भी अपने लोगों के साथ कोशिश करते थे, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी कोशिश करते थे, बैनुल अक़वामी सतह पर भी लोगों से राब्ता रखते थे। तो मेरा ख्याल है जब खालिदा जिया अब इस दुनिया में नहीं रही तो जो उनके चाहने वाले, क्योंकि हमने बड़े सगीर में ये ट्रेंड देखा है कि बड़े सगीर के अंदर जो है वो लोग फैमिली पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं, और फैमिली पॉलिटिक्स में अगर फैमिली से बाहर किसी आदमी को बना दिया जाए तो पार्टी के अंदर ही लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। हमने ये इंडिया में भी देखा कि सोनिया गांधी जैसी को जो बाहर से आई हुई थी लेकिन उनको लीड करना पड़ा कांग्रेस को। तो यही कुछ जो है वो बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान के अंदर भी है। मेरा ख्याल है कि तारिक साहब जो हैं वो उस कमी को जरूर पूरा कर लेंगे। अच्छा, अभी जमात इस्लामी की बात आप कर रहे थे, आपने कहा कि जमात इस्लामी का इक़्तिदार में आने का इतना इम्कान नहीं है, इतने चांसेस नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल पोल्स में जमात इस्लामी खासी अहमियत इख्तियार कर चुकी है और ये बड़ा गैर मामूली है। जो पार्टी बांग्लादेश की तासीस के खिलाफ अमली मैदान में सरगर्म रही वो आज बांग्ला अवाम में सबसे ज़्यादा मकबूल भी है। क्या ये इंटरनेशनल पोल्स और आलमी मीडिया का महज बयानिया है या ज़मीनी हकीकत भी ऐसी है? क्योंकि जमात इस्लामी के जो उनका एजेंडा है वो बड़ा मकबूल हो रहा है कि जो हिंदू उम्मीदवारों को भी वो टिकट दे रहे हैं और नौजवानों में भी वो मकबूल हो रहे हैं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि जमात इस्लामी इक़्तिदार में नहीं आ सकती। मैंने ये कहा है कि ये दोनों अलायंसेस जो हैं, एक जमात इस्लामी की ज़ेरे क़यादत और एक बीएनपी की ज़ेरे क़यादत, ये दोनों ही बहुत मजबूत है और दोनों ही अवाम के अंदर बहुत ज्यादा पेज़राई इन्होंने हासिल की है। और मुकाबला जो है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ग्रुप्स थे वो भी जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद में चले गए हैं, तो ये नहीं मैं कह रहा कि जमात इस्लामी नहीं आ सकती। मैंने ये कहा है कि कभी इससे पहले ऐसा हुआ नहीं है कि जमात इस्लामी जब भी इक़्तिदार में आई है वो बीएनपी की नंबर 2 पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आई है। तो अभी भी जो है हमने ये देखा है कि जो इत्तेहाद बना था उसमें से कुछ लोग वापस भी निकल गए हैं जमात इस्लामी के इत्तेहाद में से। तो एक जबरदस्त मुकाबला होगा और इसमें कोई शक नहीं कि जमात इस्लामी ने जो पिछले साल कुर्बानियां दी हैं और जिस तरह उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन उनकी जो लीडरशिप थी वो बांग्लादेश के अंदर मौजूद रही और मौजूद रहते हुए उन्होंने मुकाबला किया। तो लामहला इसकी वजह से लोगों के अंदर एक पसंदीदगी, एक चाहत भी है और लोग इससे हट करके वो एक मजहबी सियासी जमात है वो ये देख रहे हैं कि जो उसने अपना मंशूर जो एजेंडा सामने लेकर आई है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव एजेंडा है और उसने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को या दूसरे ग्रुप्स को अकोमोडेट करने की भी ज़्यादा कोशिश की है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसकी वजह से ही हम ये देख रहे हैं कि जो सर्वेज आ रहे हैं उस सर्वेज के अंदर
जमात इस्लामी की पोजीशन जो है वो बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन मैंने आपको वो ट्रेंड्स बताने की कोशिश की है जो हमने बरे-सगीर में देखे हैं। जी जी। अमूमन हमने देखा है कि मजहबी जमातों की कैंपेन्स बड़ी जबरदस्त होती हैं, उनके जलसे जुलूस बहुत जबरदस्त होते हैं, लेकिन जब लोग वोट देने के लिए आते हैं तो वोट अमूमन वो मजहबी सियासी जमातों को देने से हिचकिचाहट महसूस करते हैं। बहरहाल ये हो भी सकता है, और हमने ये देखा कि इस तरह के वाकयात जो हैं, जब एक ही दफा अलजज़ाइर में ओपन इलेक्शन हुआ तो वहाँ इस्लामिक रेवोल्यूशन जो फ्रंट थे वो जीत गए थे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इतने सालों की मुश्किलात के बाद जमात इस्लामी जिस तरह सामने आई है तो जमात इस्लामी जीत भी तो हम सकती है। इसको कह मैं सकते हरगिज़ हैं ये कि नहीं कह वहाँ रहा के कि जमात लोगों का इस्लामी नहीं जीत माइंडसेट अब चेंज हो रहा है। अब वो जो एतदाल पसंदी से निकलकर वापस वो इस तरफ जा रहे हैं कि जमात इस्लामी जैसी जमात एक मरतबा फिर मकबूलियत में काफ़ी आगे है। हम ये कह सकते हैं कि माइंडसेट अब चेंज हो रहा है फिर से बांग्लादेश के लोगों का। देखिए, मैंने यही अर्ज किया कि ये हमें इलेक्शन के बाद ही सही पता चलेगा कि वाकई बिल्कुल। माइंडसेट चेंज हो रहा है या सिर्फ बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। क्योंकि आज वाले दिन तक हमने ये देखा कि पाकिस्तान हो, कि बांग्लादेश हो, कि इंडिया हो, यहाँ पर मजहबी जो सियासी जमातें हैं वो अपनी सी कोशिश करती हैं, लेकिन वो एक खास सर्कल से बाहर नहीं निकल पाती। पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा कि किसी वक्त MMA की शक्ल के अंदर सूबा KPK के अंदर भी हुकूमत जो थी वो मजहबी जमातों की आ गई, लेकिन उसके बाद जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो ये चीजें जो हैं ये साथ साथ चलती रहती हैं। इस वक्त सिर्फ एक एडवांटेज है, क्योंकि जमात इस्लामी वो जमात थी जो वहां पर मौजूद रही और उसने मुकाबला किया हसीना वाजिद की तमाम पर जो उसने मुश्किलात अवाम के लिए खड़ी की थी या सियासी जमातों के लिए। तो जमात इस्लामी और उसकी लीडरशिप भागी नहीं, बल्कि उन्होंने कुर्बानियां दी, उनके जनाजे उठे, उन्होंने फांसियां बर्दाश्त की, वो जेलें काट रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो BNP के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस सारे अरसे के अंदर बड़ा सफर किया है। तो ये एक मुकाबला है। इस मुकाबले के बाद हमें पता चलेगा कि ट्रेंड वाकई बदल गया है या सिर्फ ये उसी तरह है जैसे हमेशा होता है। मेहदी साहब, आपके ख्याल में अभी जबकि इलेक्शन में 2 हफ्ते बाकी हैं, आप इन इंतखाबात का पाकिस्तान के हवाले से तज्जिया क्या करेंगे कि दोनों जमातों में से BNP या जमात इस्लामी में से जो कौन सी जमात है जो पाकिस्तान के हक में ज़्यादा बेहतर होगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है ना उसको इससे कतई नजर के वहां कौन जीतता है कौन हारता है। पाकिस्तान को बंगला अवाम के साथ अपने दोस्ती बनानी है। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज को इस तरह लेके जाना है कि अवाम ये समझे कि पाकिस्तान उनका एक दोस्त मुल्क है। अवाम ये ना समझे जैसे हिंदुस्तान के बारे में वो ये समझने लगी कि जो हिंदुस्तान है वो उनको उसने कॉलोनी बना लिया है, उसके ऊपर जबरदस्ती गिरफ्त कायम करने की कोशिश है। पाकिस्तान जो है उसको चाहिए कि जिस तरह आइडियल 2 मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं उस तरह के ताल्लुकात होने चाहिए। और हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे के अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर जो है वो हमारे और उनके बेहतरी आई है, खासतौर पे तिजारती सतह के ऊपर, डिफेंस के मामलात के अंदर। तो हम ये चाहेंगे कि ये चीजें जो है आगे बढ़ती रहें और इससे कतई नजर के वहां कौन जीतता है कौन हारता है। पाकिस्तान के मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो सफीर साहब है उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में गई हैं उन सबके साथ करीबी राब्ता रखा हुआ है। और इसी तरह जो आखिरी दौरा किया इसहाक डार साहब ने, तो इसहाक डार साहब जो थे वो उन्होंने तमाम जमातों के साथ जो है वो वहां पर मुलाकातें की, बल्कि पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर तमाम जमातों को बुलाया और वहां पर उनको उनकी खातिर मदारात भी की और उनके साथ इसहाक डार साहब ने गपशप भी करी। और खालदा जिया साहिबा उस वक्त हयात थी तो उनके पास वो चलकर भी गए। तो पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को बिल्कुल उसी तरह रखा हुआ है जैसे एक अच्छे मुल्क को रखना चाहिए। उनके ऊपर किसी किस्म का तसल्लुद नहीं है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है। जो भी जीतता है वो बांग्लादेश की आवाम जिताएगी और पाकिस्तान उसके साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेहदी साहब आपके वक्त का। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, खुद इन्हसारी के अज़म को जाहिर करने वाला ये खुशनुमा स्लोगन भारत की दिफाई इंडस्ट्री के लिए एक मजाक बनकर रह गया है। हकीकत यह है कि दुनिया की चौथी बड़ी फौजी ताकत के दावेदार इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री बड़े बड़े दावों वाली वो ऊंची दुकान है जिसके सभी पकवान फीके हैं। वॉर वेपन्स प्रोजेक्ट की तकमील में सालों की नहीं दहाइयों की ताखीर मामूल बन चुकी है। अर्जुन टैंक का मंसूबा 1974 में शुरू हुआ, लेकिन पहला टैंक 2004 में तैयार हुआ। जंगी जहाजों के जेट इंजन्स का मंसूबा 1986 में शुरू हुआ, लेकिन अब तक तेजस फाइटर के लिए एक इंजन नहीं बना सका।
तेजस लड़ाका तैयारे का प्रोग्राम 1980 की दहाई में शुरू हुआ, लेकिन पहली प्रोडक्शन 2024 में इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनी और 2025 तक 2 तेजस मामूल की परवाजों में तबाह भी हो चुके हैं। भारत अभी तक फौजी मकासद के लिए आलमी मेयार के ड्रोन बनाने में नाकाम है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने शदीद आलमी दबाव के बावजूद एटम बम, मिसाइल प्रोग्राम, JF-17, अल खालिद और जरार टैंक, बुराक और शहपर ड्रोन्स जैसे जबरदस्त प्रोजेक्ट इंतहाई कम बजट में मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल किए और दुनिया भर में इनकी अहमियत भी मनवाई। पाकिस्तान की दिफाई इंडस्ट्री भारत दिफाई इंडस्ट्री से क्यों कर आगे है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। भारत के मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड जैसे पुरकशिश नारों के बावजूद क्या हकीकत ये नहीं कि भारतीय दिफाई सनत बरवक्त और मुअस्सर नताइज देने में मुसलसल नाकाम रही है? इसके ज़्यादातर बड़े मंसूबे मुसलसल ताख़ीर का शिकार रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आयशा, आपने इनवाइट किया। जी ट्रेडिशनली इंडियंस ज़ाहिर है टेक्नोलॉजिकली तो बहुत एडवांस हैं, लेकिन जिनकी उनकी डिफेंस इंडस्ट्री है जो मैं जान सका उनके बारे में, वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स फॉलो करती है और टाई डाउन है। और ये मैं आपको एग्जांपल इंडियन एयरफोर्स चीफ के जो जितने वो गिले करते रहते हैं उनसे देखता हूँ। तकरीबन जनवरी के आखिर में उन्होंने एक पब्लिक सेमिनार में ये कहा था और ये गिला किया था कि हमने वही जो 9 साल पहले तेजास जहाज़ों का ऑर्डर किया था 40, वो कहते हैं पिछले 10 साल में हमें वो जहाज़ नहीं मिले। फिर उन्होंने ये भी गिला किया था कि मैं जब कहता हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि मुझे डिले किया जाता है, उसका मतलब एयरफोर्स के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो इररेलेवेंट हो जाती है। और उन्होंने अंग्रेजी में कहा था कि टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड। ये मैं फरवरी 2025 की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 1 साल पहले। और जो मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उससे कुछ 4 महीने पहले वो इतने गिले कर रहे थे और गिले फिर कंटिन्यू रहे। जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो उनका नुकसान हुआ वो तो अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने फिर जस्टिफिकेशन दी। फिर उन्होंने तकरीबन पब्लिक में फिर दोबारा आए वॉर कॉम्बैट के बाद 30 अगस्त को शायद उन्होंने आके एक सेमिनार में फिर कहा, उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी पर एतबार ही नहीं है। और हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा गिला उनका यही रहा है कि जो प्रॉमिस करते हैं, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो प्रॉमिस किया जाता है वो मुझे साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पता होता है कि ये डेट जो डिलीवरी की दी जा रही है वो ऑनर नहीं होनी, लेकिन फिर भी मैं साइन कर देता हूँ। तो ये उनका माइंडसेट शो करता है, जिसका मतलब है कि लीडर जब आपका मायूस है आपके इंस्टीट्यूशन इदारों से, तो एयरफोर्स के पायलट्स का, इंजीनियर्स और टेक्नीशियन का क्या कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट होगा उसको? बिल्कुल। अच्छा सर, हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अल खालिद टैंक एक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन चुके हैं, लेकिन भारत का अर्जुन टैंक जो 1974 में शुरू हुआ था आज तक तकनीकी खामियों से मुबर्रा नहीं हो सका और कीमत में भी आम टैंक्स के मुकाबले में काफ़ी महंगा है। इसकी वजह क्या है? मेरी तहकीक के मुताबिक आयशा, सबसे बड़ी वजह यह है कि 2 चीज़ों पर उनका लैग है। देखिए, जब भी आप मिलिट्री इंडस्ट्री में बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट जहाज़ बनाते हैं, कोई टैंक बनाते हैं, तो 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं प्रीरिक्विजिट। एक होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी है या इंस्टीट्यूशन है उसको फैसले जल्दी चाहिए होते हैं कि यानी रोड मैप क्या लेना है, कौन सा रेडार फाइनल करना है, कौन सा इंजन फाइनल करना है किसी पर्टिकुलर टैंक के लिए, कितने मिलीमीटर का गोला उसमें डलेगा, क्या फायर रेंज हमें चाहिए, यानी फैसले जल्दी चाहिए होते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 चाहिए होता है रिसोर्स की अवेलेबिलिटी। यानी अगर अप्रूवल दे दिया आपने कि हमें ये जहाज बनाना है या ये टैंक बनाना है, तो फिर अगर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो जब तक आप उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं, टेक्नोलॉजी और आगे चली गई होती है, वो वेपन्स ऑब्सलीट होना शुरू हो चुके होते हैं या लेस रेलेवेंट हो चुके होते हैं। तो जब आप वो बनाते हैं तो उसके अंदर आपको कमियां भी लगती हैं। जब आप इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर करते हैं उनकी परफॉर्मेंस, तो आप समझते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की वो परफॉर्मेंस नहीं है। इसीलिए आपकी अपनी जो फोर्सेज होती हैं, जैसे इस सूरत में इंडियन आर्मी है और तेजास की शक्ल में इंडियन एयरफोर्स है, तो फिर उनकी तसल्ली नहीं होती। वो ज़ाहिर है कुछ और डिमांड करते हैं क्योंकि वो लेटेस्ट कंपेयर करते हैं वेपन्स के साथ। इसलिए इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री का मैं देख पा रहा हूँ कि वो लैग में रहती है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग की वजह से हो, चाहे वो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स की वजह से हो। अच्छा सर, तेजस 80 की दहाई में भी शुरू हुआ और तकरीबन 44 साल उसकी प्रोडक्शन शुरू हुई। अभी भी तेजस की साख सवालात के घेरे में है। हमने कितने तेजस से इनके तैयारे तबाह होते भी देखे। क्या वजह है कि अंग्रेज़ दौर की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वसाइल के बावजूद एक मुकम्मल और बेहतरीन तैयारा तैयार करने में नाकाम है? और जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है, लेकिन इंडिया की ये वाली टेक्नोलॉजी अगर हम अभी कंपैरिजन करें जो गुज़श्ता साल जंग हुई है उसमें पाकिस्तान के मुकाबले में वो बहुत पीछे नज़र आई। देखिए आयशा, ये भी मेरे पिछले सवाल से मिलती जुलती एनालिसिस होगी। वो इसलिए कि देखिए, जब ये फाइटर जहाज़ बनाने का
का सोचा गया था 40 साल पहले 1985 में, तो उस वक्त भी कंफ्यूजन का शिकार थी हिंदुस्तान एयरफोर्स भी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी जी, भी। जी। वो वजह ये थी कि इन्होंने सोचा कि हम सारा जहाज खुद बनाएंगे, जिसका मतलब है इंजन भी खुद बनाएंगे, एयरफ्रेम भी बनाएंगे, मिसाइल्स भी खुद बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी खुद लगाएंगे। कुछ अरसे बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक को रियलाइज हुआ कि नहीं, हम इंजन तो अभी नहीं बना सकते, ये हमारी एक्सपर्टीज अभी इतनी नहीं हुई, क्योंकि इंजन बहुत ही डिमांडिंग और एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, क्योंकि सारे जहाज की सेफ्टी की रिलायबिलिटी जो है और उसकी जो फ्यूचर है वो इंजन पर डिपेंडेंट होता है। तो उन्होंने सोचा कि इंजन बना लेंगे, फिर उन्होंने ड्रॉप कर दिया आइडिया, हाफ वे डाउन। कुछ अरसा गुजरा, 4-5 साल के बाद उन्होंने सोचा कि इंजन नहीं हम बनाएंगे, इंपोर्ट करेंगे अमेरिका से हमें। फिर कंफ्यूजन ये रहा, वही जो मैं पिछले सवाल के जवाब में कह रहा था, फैसला साजी का। फिर वो अमेरिका से कौन सा इंजन लेंगे। जो इन्होंने इंजन लिया है वो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का लिया है, बहुत वॉर टेस्टेड, बैटल प्रूवन, 46 साल पुराना, यानी वो रिकॉर्ड है उनका सेफ्टी का। वो इंजन तो ले लिया। जब इंजन लिया तो जब इंटीग्रेट किया तो इस जहाज के अपने प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, क्योंकि जब इंजन आप पर्पस बिल्ड डिजाइन में बिल्ट इन ना करें शुरू में लेकर, तो आपकी वाइब्रेशन आएंगी, पावर सोर्स का प्रॉब्लम कंपैटिबिलिटी का आ जाएगा, फिर आपकी रिलायबिलिटी और दूसरे एवियोनिक्स इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम उनको आना शुरू हो गया। तो इसी वजह से आपने देखा है कि जो तेजस इवन 40 साल बाद इस वक्त उनके पास सिर्फ 40 जहाज है उनकी एयरफोर्स में, 2 स्क्वाड्रन है उनके जो मई के कॉन्फ्लिक्ट में श्रीलंका के बॉर्डर के पास डिप्लॉय किए गए थे। हमारे बॉर्डर के करीब लाने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई थी। हमने JF-17 थंडर उनके 10 साल बाद शुरू किया था 1995 में, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयरफोर्स में इस 200 के करीब जहाज हैं, कॉम्बैट में हिस्सा भी लिया, अभी नहीं लिया 2019 अभिनंदन वाले वाकये में भी एयरफोर्स में JF-17 थंडर एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे। तो जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया था कि एक डिसीजन मेकिंग आपको फास्ट चाहिए होती है, और जब डिसीजन ले लेते हैं तो फिर आपको रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और फंड्स और पैसे की जरूरत फौरी तौर पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आप स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकें। आई थिंक हिंदुस्तान का डिलेमा यही रहा है। अच्छा, तो इसको हम ये कह सकते हैं, जैसे आपने पाकिस्तान की भी मिसाल दी कि पाकिस्तान ने JF-17 1999 में स्टार्ट किया और 2009 में इसकी तकमील भी मुकम्मल हो गई। हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान प्रेशर में खेलता है, जब प्रेशर आता है तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। जैसे पिछले साल की मई वॉर की बात करें, या एटम बम के हवाले से अगर हम बात करें कि जब अमेरिका ने एटमी बम के हवाले से, एटमी प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई, तो पाकिस्तान ने वो ना करते भी इस प्रोग्राम को मुकम्मल किया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब प्रेशर आता है तो हम ज़्यादा बेहतर खेल सकते हैं इन चीज़ों में? जी, इनडायरेक्टली तो देखिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अमेरिकन गवर्नमेंट का भी, प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी, कि उन्होंने हमें पुश किया इतना ज़्यादा। सैंक्शंस की सूरत में अमेरिका ने किया था, इन्होंने हमें बैटल टेस्टिंग पे लगा दिया। तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जब आप अगेंस्ट द वॉल होते हैं, और बचपन से सुनते आए थे कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो वो हमें यहाँ एग्जैक्ट नज़र आता है कि जब हमारी ज़रूरत ये पड़ी कि हमारे स्विचेस किसी और मुल्क के पास होंगे, सॉफ्टवेयर किसी और मुल्क पर डिपेंडेंट होंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम किसी और मुल्क से लेंगे, अपडेट हमें वो देगा कि नहीं देगा, पासकोड या पासवर्ड्स देंगे कि नहीं देंगे, हमें ये सीखा कि खास तौर पर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके अंदर अगर आप डिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब है स्विचेस किसी और के हाथ में है। बिल्कुल। फिर हम 3 चीजों से ही प्लग करते आए हैं गैप। देखिए, सारी दुनिया जानती है हमारी एयरफोर्स का, हमारी आर्मी का, हमारी नेवी का कोई मुकाबला नंबर वाइज इंडिया से ना है, ना हम कभी करना चाहते हैं, ना हम कर सकते हैं। नंबर 2 बात इसके इंपॉर्टेंट ये है कि फिर हम किस तरह करते हैं। एक जाहिर हमारा जज्बा ईमान होता है, नंबर 2 हमारी होती है क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ट्रेन नहीं करेंगे वॉर लाइक सिनेरियोज में तो हम आउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एनिमी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात खास तौर पर आपने एयरफोर्स में देखी, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, जो हमने साइबर कमांड बनाई, जो नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क किया, जितना हमने इक्विपमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, तो हमने ये अपनी जरूरत के तहत किया, क्योंकि हमें पता था कि हम आने वाले वक्तों में जहाज ग्राउंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें स्पेयर पार्ट्स नहीं मिले, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ, या किसी मुल्क ने हमारी इंजन रोक लिया। तो आई थिंक ये हमारी जरूरत बनता गया, और ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज जिसको कहते हैं, हमारे लिए फायदा ये हो गया कि हम सेल्फ सफिशिएंट होते जा रहे हैं, रिलायबल होते जा रहे हैं। सिर्फ इसी में नहीं, बल्कि आखिर में ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल में देख लें कि हमारा डिपेंडेंसी फाइटर जहाजों पर हमने कम की है, उनको इंटीग्रेट करके। और मई में जितने इस्तेमाल हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह मेड इन पाकिस्तान हिंदुस्तान पर गिराए गए थे सारे के सारे वेपन्स। अच्छा सर, मई वॉर में पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए थे। अब पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान डील हुई, तुर्की भी इस डील में शामिल हो रहा है। आपको लगता है कि अगर तुर्की भी शामिल होता है तो ये एक मज़ीद स्ट्रॉन्ग क्या कहना चाहिए कि एक इत्तेहाद बन जाएगा, और तुर्की की टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के मज़ीद काम आ सकती है इसमें? देखिए आयशा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी दुनिया को बड़े नए सबक सिखाए हैं। उन्होंने नए सबक ये सिखाए हैं कि अगर आप बाहर के मुल्कों पर अपनी सिक्योरिटी और नेशनल सॉवरेनिटी के लिए डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको मायूसी होगी। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। देखिए, वर्ल्ड वॉर के बाद नेटो बना,
और अमेरिका ने ये किया, यूरोप को और वेस्ट को सारे को ये श्योर कराया कि नेटो होगा और जिसका ओवरऑल मैं हेड कर रहा हूं, तो इसका मतलब है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है अपनी सिक्योरिटी की। हुआ क्या, अब आकर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जब पुल बैक किया यूबोस यूनिटी से, बॉन्ड से या नेटो की ऑर्गेनाइजेशन से उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हुआ क्या, अचानक वेस्ट को और यूरोप को पता लगा कि हमने तो सारा पैसा डिफेंस की बजाय लगा दिया है अपनी लोगों की वेलफेयर पर, मेडिकल पर, एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर। तो हमने तो अपना डिफेंस भूल गए थे क्योंकि अमेरिका हमारे डिफेंस में आएगा। लेकिन अगर अमेरिका खुद ही चढ़ दौड़ेगा ग्रीनलैंड पर, दूसरे मुल्कों पर, तो हम डिफेंस कैसे करेंगे? तो देखिए, ये अब वेस्ट ने रियलाइज किया है कि उन्होंने शायद गलती की, क्योंकि अब अगर वो डाइवर्ट करते हैं अपनी फंडिंग डिफेंस पर डाइवर्ट करते हैं, तो फिर उनके लोग प्रेशर में आएंगे। जब लोग प्रेशर में आएंगे तो वो पॉलिटिशियन सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ये मैं लिंक इसलिए वेस्ट के साथ किया है कि ये आसान नहीं होता। डिफेंस जितना आप अपने पर रखें, खुद इन्हिसारी पर करें, डिपेंडेंट लोगों पर डिपेंडेंसी कम करें। तुर्की और पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 मुल्क हैं इस्लामिक उम्मा के अंदर जो टेक्नोलॉजी और मिलिट्री हार्डवेयर में मैन्युफैक्चरिंग और सेल्फ सफिशिएंट होते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये ज्वाइन हैंड करते हैं, इनको टेक्निकल माइंड्स हैं, इनकी जो एक्सपर्टीज है, हमारा वॉर एक्सपीरियंस है, जो सऊदी अरब है वो रिसोर्सेज के लिए अपने ज्वाइन करे अगर हमारे, तो ये बहुत ज्यादा एक नई हम बुलंदियों को छू सकते हैं, नंबर 1। और दूसरा इंपॉर्टेंट आखिरी बात इस सवाल के जवाब में ये है, देखिए वेस्ट ने हमें बता दिया है कि जितना आप एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे बाहर की फोर्सेस पर, वो किसी वक्त भी आपको सरप्राइज दे सकती है। बिल्कुल ठीक। अगर ये 3 मुल्क मिल जाते हैं तो मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत ज्यादा एक बूस्ट भी होगा, एक स्ट्रेंथ का भी बायस होगा। और आई होप एंड प्रे कि हम प्रेशर भी सस्टेन कर सकें, क्योंकि वेस्ट प्रेशर भी बहुत डालता है ऐसे मौके पर जब आप इंडिपेंडेंट आप टेक ऑफ करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के साथ और अपनी खुददारी के साथ। जाहिर है वेस्ट को इतना पसंद नहीं आता ये। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपने। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।